वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। टॉपिक को समझने के लिए पूरा देखें। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 16। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो आफ्टर 2018 अमेंडमेंट मैंडेटरी हो गई है और उसके एक्सेप्शंस सेक्शन 10 में दिए गए हैं किन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ की जा सकती है। तो सेक्शन 10 का एक्सेप्शन है सेक्शन 16, और सेक्शन 16 ये बताता है कि प्लेंटिफ के कंडक्ट की वजह से because of plaintiff conduct, court can refuse to grant specific performance. Okay. फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप बेयर एक्ट खोल के बैठे और नोटबुक में नोट डाउन करते चलें। तो फ्रेंड्स, अब सेक्शन 16 सबसेक्शन ए जो है वो ये बताता है कि जब प्लेंटिफ को सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल गई है तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए प्रोवाइड कर अंडर सेक्शन 20 दिया गया है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी से कि मुझे 10 kg राइस चाहिए। बी कहता है ठीक है, मैं आपको वो कहता है कि मुझे ये 1 जुलाई को चाहिए। बी कहता है ठीक है, मैं आपको 1 जुलाई को जो है 10 kg राइस प्रोवाइड कर दूंगा। बट 30 जून को बी क्या कहता है ए से कि मैं आपको राइस प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे ए जो है 10 kg राइस सी से ले लेता है, क्योंकि सी उसको 1 जुलाई को 10 kg राइस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। जब उसने 10 kg राइस ले लिए सी से, उसको 10 kg राइस की नीड थी 1 जुलाई को, तो फिर वो बी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों मांगेगा। तो ये एक तरह से हम इस क्लोज को देखते हैं, इस सबसेक्शन को देखते हैं, तो ये सबसेक्शन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे भी बेस्ड है, क्योंकि जब आपने पहले से ही कोई चीज़ गेन कर लिया तो उसको दोबारा लेने का क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट से ए प्लेंटिफ नहीं मांग सकता। और जब हम बिफोर 2018 सेक्शन 16 सबसेक्शन ए को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। पहले क्या था बिफोर 2018। ओके, इस अमेंडमेंट से पहले क्या था। इस बिफोर 2018 सेक्शन 16 क्लोज ए को हम देखते हैं तो प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं था अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता है। तो अगर हम देखें कि प्लेंटिफ क्यों नहीं एंटाइटल्ड होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन के लिए, क्योंकि उसके एग्जांपल्स में आता है कि प्लेंटिफ ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर दिया, यानी कि अगर वो 1 जुलाई को उसको राइस चाहिए थे, लेकिन अगर वो 20 जून को वो मना कर देता है बी से कि नहीं मुझे राइस नहीं चाहिए, और फिर लेटर ऑन वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है, तो यहाँ पर ब्रीच जो हुआ है वो प्लेंटिफ के बिहाफ पर ही हुआ है। इस वजह से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि वो कंपनसेशन क्यों नहीं क्लेम कर सकता था, क्योंकि उसने फ्रॉड किया हो। ओके, तो फ्रेंड्स, जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आऊँगी तो आपको फ्रॉड अच्छे से डीपली समझा दूँगी। यहाँ पर बस इतना काफ़ी है कि आप ये जान लो कि प्लेंटिफ ने फ्रॉड किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, या फिर प्लेंटिफ ने फोर्जरी की हो। ओके, या फिर प्लेंटिफ ने अंडर सेक्शन 238 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंट झूठ बोल के कि मैं डी का एजेंट हूँ, बी के साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, जबकि वो डी का एजेंट ए नहीं होता है, तो उस केस में ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता था।
तो फ्रेंड्स ये था बिफोर 2018। तो अब हम पूछते हैं क्या ये अब बिल्कुल ही क्योंकि अब जो है सेक्शन 16 क्लोज ए जो है सब्सटीट्यूट हो गया है, नए वाले में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस दी गई है और पुराने वाले में ये था। तो अब हम पूछते हैं कि क्या ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से? तो नहीं, आप अभी भी ये ग्राउंड्स हमें सेक्शन 16 क्लोज बी में देखने को मिलते हैं और जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से ये सेक्शन 9 में भी क्लेम किए जा सकते हैं, ये वाले ग्राउंड्स। नाउ या तो हम इसको इन ग्राउंड्स को सेक्शन 16 क्लोज बी में क्लेम कर सकते हैं या सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्लेम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 16 क्लोज बी को आफ्टर 2018 अमेंडमेंट के बाद का देखते हैं। तो हमें क्या मिलता है क्लोज बी? वो उन सर्कमस्टांसेस को डील करता है जिन सर्कमस्टांसेस में प्लेंटिफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता। तो सबसे पहले जो अगर हमें कंडीशन मिलती है तो वो मिलती है प्लेंटिफ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लेंटिफ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्लेंटिफ खुद ही इनकेपेबल हो जाता है, वो इस लायक नहीं रहता कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी जो है ए को 10 kg राइस प्रोवाइड करेगा और ए जो है बी को उसका प्राइस देगा 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता। तो इस केस में अब जब ए के पास पैसे ही नहीं बचे तो वो बी को कैसे 100 रुपीज़ पे करेगा? तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है यानी जो ए है वो खुद ही इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ पर वो ए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी से नहीं मांग सकता। फ्रेंड्स, ये जो है इस एग्ज़ाम्पल को हम इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। इम्पॉसिबिलिटी डील हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 पैरा 2 में। ये वाली इम्पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 पैरा 2 में डील हुई है। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 क्लोज बी का जो दूसरी अगर सर्कमस्टांस देखते हैं तो वो देखने को मिलती है हमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप डायरेक्ट एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ लें जिससे अच्छे से समझ जाएगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी से कि अगर पर्टिकुलर शिप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई या यूके पहुंच गई तो 15 डेज़ में, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ पे करूँगा। तो बी कहता है ठीक है, उन दोनों में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी बेस्ड अपॉन एनी कंडीशन, जो मे हैपन और मे नॉट हैपन, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पर होने की बात की गई है, तो यहाँ पर होने में हम क्या देखते हैं कि अगर सपोज शिप जो है डूब जाती है तो यहाँ पर जो होने वाला एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस केस में 15 को क्या वो कभी भी नहीं पहुँचेगी। तो इस केस में जब अगर शिप ही नहीं पहुँचेगी तो फिर बी या ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे मांग सकता है? ए बी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप 15 को यूके मेरी शिप पहुंचाओ, या बी ए को कंपेल नहीं कर सकता कि मुझे 1 लाख रुपीज़ पे ही करो, क्योंकि ये तो कंडीशन पे बेस्ड था और आपको पहले ही पता था कि ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकती। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 16 क्लोज बी में हमें देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कि अगर प्लेंटिफ जो है वो वायलेशन कर देता है एसेंशियल टर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता प्लेंटिफ।
प्लेंटिफ ने ही एसेंशियल टर्म वायलेट किया है, और टर्म जो होना चाहिए वो एसेंशियल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जो मैं आप इलस्ट्रेशन आपको बताने वाली हूँ, वो इलस्ट्रेशन 1877 एक्ट में दी हुई थी। तो वो क्या थी? वो ये थी कि ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी से कि मैं आपको एक घर दूंगा, उस हाउस के साथ साथ एक गार्डन भी दूंगा, और गार्डन में कुछ ट्रीज़ होते हैं, वो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। उसकी वजह से ही बी जो है इस हाउस को ख़रीद रहा है, ट्रीज़ और गार्डन की वजह से ही। और बी कहता है मैं आपको 1 लाख पे कर दूंगा। तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेटर ऑन ए क्या करता है, ट्रीज़ को, गार्डन के ट्रीज़ को काट लेता है, सिर्फ हाउस बचता है। और बी तो हाउस जो बाय कर रहा था वो गार्डन की वजह से ही बाय कर रहा था। तो यहाँ पे जो एसेंशियल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट के वो ए ने वायलेट कर दिए है। तो यहाँ पर ए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी से क्लेम नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिलती हैं वो ये देखने को मिलती है कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के साथ फ्रॉड कमिट करता है। तो वहाँ पे प्लेंटिफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता कॉन्ट्रैक्ट का। और सब हम देखते हैं सेक्शन 16 क्लोज सी को। तो जो सेक्शन 16 क्लोज सी है वो डील करता है सेक्शन 16 क्लोज सी जो है वो डील करता है विलिंगनेस से, रेडीनेस एंड विलिंगनेस से। तो चलो बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो जो 1877 एक्ट था उसमें ये रेडीनेस एंड विलिंगनेस वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए थे। फिर भी जो कोर्ट था वो एक्सप्रेसली तो नहीं दिए गए थे, लेकिन कोर्ट फिर भी इन वर्ड्स को फॉलो करता था। फिर उसके बाद बिफोर 2018 अमेंडमेंट जो पुराना वाला एक्ट था उसमें दिया गया था एवर रेडीनेस एंड विलिंगनेस। उसको प्लेंट में लिखना पड़ता था कि मैं रेडी और विलिंग हूँ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब रेडीनेस एंड विलिंगनेस रह गया है, सिर्फ ये वर्ड को उसमें से अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि रेडीनेस का मतलब क्या है यहाँ पर। तो रेडीनेस जो बात करता है वो फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात करता है, यानी कि जो प्लेंटिफ है उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके। तो रेडीनेस तो सबसे पहली कंडीशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने के लिए ये होनी चाहिए। और दूसरी क्या है, विलिंगनेस। विलिंगनेस जो है वो कंडक्ट पे डिपेंड करती है प्लेंटिफ के, यानी कि प्लेंटिफ मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, यानी उसके पास पैसा भी होना चाहिए प्लस मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए। और जब हम ये एवर वर्ड को देखते हैं, प्लेंट में लिखने के बारे में बात करते हैं, तो 2018 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी अगर प्लेंटिफ अपने प्लेंट में एवर कर देता है कि मैं रेडी एंड विलिंग हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए। ओके बाय।